नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 2 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 72 बीपीएससी हो, 73 हो, यूपीएससी हो, कोई भी सिविल सर्विसेज का स्तर का आप एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर तो उसमें परम जरूरी हो जाता है। इससे ज़्यादा आवश्यक कुछ भी नहीं होता है। न्यूज़पेपर डिस्कशन है न केवल करंट अफेयर बल्कि उससे रिलेटेड जीएस के टॉपिक भी हम कवर करते हैं, इसलिए इसे डेली देखा कीजिए, शुरू से अंत तक देखा कीजिए। आज के कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहला टॉपिक होगा भारत और म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख हैं, जो वहाँ के शासक भी हैं, अभी प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी भारत यात्रा हुई है। क्या नाम है इनका? यू मिंग औंग हेलोंग करके नाम है, जो भी इनका मास मर्डरर रहे हैं। ये एक शब्द में कहा जाए तो रोहिंग्याओं से लेकर के भारत के मणिपुर तक में इनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारे जगहों पर संदेहास्पद स्थिति में इनके पोजीशन को पाया जाता है और इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। ख़ास तौर से रोहिंग्या के मामले में मास मर्डरर आप इन्हें कह सकते हैं। जो भी हैं भारत की यात्रा पर आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, जिसमें म्यांमार ने कहा है कि हम अपने टेरिटरी का भारत के खिलाफ उपयोग नहीं होने देंगे। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, हमारी उपलब्धि भी है, क्योंकि ये चीन के करीब माने जाते थे, लेकिन भारत सरकार ने इनके साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ज़रा डिटेल में समझने का प्रयास करें क्या क्या चीज़ें हैं। बिहार में कफ सिरप के कारण से नशा में चूँकि शराबबंदी लागू है, इसलिए कफ सिरप की ओर बहुत ज़्यादा जोर बढ़ रहा है। तो बिहार सरकार ने कफ सिरप है जिसको बैन करने के लेकर के या फिर उसको मादक पदार्थ के रूप में कैटेगराइज करने के लिए प्रक्रिया को शुरू किया है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते एक एक करके। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना हो 72 बीपीएससी के लिए डेली प्रैक्टिस, तो आप अचीवर ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 100 सवाल डेली दिए जाते हैं उसमें, उसके पे पीडीएफ भी देता हूँ, रिवीजन पीडीएफ भी, सब कुछ होता है उसमें। तो अगर आपको उसको जोड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा और जोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट को ज़रा समझेंगे शॉर्ट में, उसके बाद से चलेंगे जो मेन हिस्सा है इस न्यूज़ का, उस पर चलेंगे कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वाइंग 30 मई से 30 जून तक भारत की विधिक आधिकारिक यात्रा पर हैं। तख्ता पलट के बाद मिलिट्री कॉप जो हुआ था 2021 ईस्वी में, राष्ट्रपति का पदभार संभाला है उन्होंने और उसके बाद इनकी भारत की पहली यात्रा है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन भारत की यह पहली यात्रा है उनकी। आसियान समिट के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इनके बीच में वार्तालाप हुआ था, लेकिन यह पहली बार भारत आए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जो बताया उसके हिसाब से कि म्यांमार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुरक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ्स और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम वहाँ के शासन व्यवस्था के कारण से इस देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी तो वही रहेंगे और भगवान की कृपा से हमें पड़ोसी अद्भुत मिले हुए हैं सारे के सारे। दोनों देशों के बीच साझा सुरक्षा चिंताओं को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण विधि कूटनीति स्तर पर चर्चा हुई है, जिसमें 1643 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, बचपन से एमबीए, मैंने कितनी बार पढ़ाया है ये बताया भी है, बचपन से एमबीए क्या है? ये ट्रिक है भारत की जितने बाउंड्री वाले देश हैं उन सभी की सीमाओं को सीक्वेंस में याद करने की। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, तो ये जो म्यांमार है इसके साथ हमारी सीमा लगती है और सीमा जो लगती है वो एक बफर जोन भी है, अर्थात सीमा फेंसिंग नहीं है, बंद नहीं है, क्लोज बॉर्डर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों के लोग और भारत के सीमावर्ती इलाके के राज्य हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हमेशा से। कितने सारे जो मणिपुर में और नागालैंड में ऐसे घर हैं जहां एक ही घर के एक कमरे म्यांमार में पड़ते हैं और एक कमरा भारत में पड़ता है। बिल्कुल सही सुन रहे आप, नागालैंड में खास तौर से। इसलिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई रोक नहीं है, बल्कि भारत और म्यांमार के लोग एक दूसरे के सीमाओं में कुछ किलोमीटर तक अंदर निर्बाध रूप से जा सकते हैं और आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ओपन बॉर्डर है। हाँ, देश में ज़्यादा अंदर जाने पर प्रतिबंध जरूर है, निगरानी जरूर ही की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होते ही हैं, लेकिन कठोर निगरानी जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है उस प्रकार से यहाँ पर नहीं है। इसके कारण से नॉर्थ ईस्ट में जो भी कुछ उपद्रव होता है उसमें उपद्रवी यहाँ पर उपद्रव करते हैं और भाग करके बांग्लादेश चले जाते हैं या म्यांमार चले जाते हैं। जब शेख हसीना जी की सरकार थी बांग्लादेश में, इसीलिए हमारे बांग्लादेश में अच्छे संबंध होने ज़रूरी होते हैं,
तब भारत ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोही गुट थे, तो भाग के फिर वो बांग्लादेश नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश में सरकार बदली है तो वहाँ पर भी अब जा सकते हैं। म्यांमार में तो पहले से ही जाते रहे हैं कि भारत में कांड किया और भाग करके म्यांमार में छुप गए, या वहाँ से विद्रोही गुट ऑपरेट करते हैं। और म्यांमार जो है वो चीन का वहाँ पर घुसपैठ है, अमेरिका और पश्चिमी देशों का घुसपैठ है। इसके कारण से मणिपुर जैसे अशांत राज्यों में वेस्टर्न जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा है। ये तो हमें देखने को तब मिला था जब NIA ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उसमें अमेरिका का एक नागरिक शामिल था जो सीरिया और कई सारे जगहों पर युद्ध लड़ चुका है, वहाँ पर वो वॉर लड़ चुका है, उसको गिरफ्तार किया हमने मणिपुर से। तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही है, ऐसे में म्यांमार के साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो टेरिटरी है उसका उपयोग हम आपके खिलाफ में नहीं होने देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। भारत ने एक मुद्दा उठाया, आंग सान सू जो म्यांमार में लोकतंत्र की मुख्य चेहरा रही हैं। भारत ने कहा कि 2021 से वो जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए आपको मार्ग देखना चाहिए, उनकी रिहाई और शांति प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और भारत ने कहा है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसे बहाल करना चाहिए म्यांमार में, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब इसमें 2 चीज़ों पर चर्चा हुई है, एक कलादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना जिसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और एक और परियोजना है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। इस वाले टॉपिक में हम लोग भारत थाईलैंड म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कलादान के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई कलादान जो मल्टी मॉडल है, अर्थात भारत के कलकत्ता से बाई शिप जाएंगे हम लोग कहाँ तक, तो यहाँ पर सितबे बंदरगाह है यहाँ तक, और यहाँ से बाई सड़क हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने की बात कर रहे थे, जिससे हमारा बांग्लादेश और जो चिकन नेक का इलाका है उस पर निर्भरता कम हो जाए। ठीक है, तो ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट है जो भारत के राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट को कहाँ से जोड़ता है, तो थाईलैंड से जोड़ता है। भारत को थाईलैंड से बाय रोड जोड़ने की परियोजना है, जिसको कहा जाता है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय जो रोड है इसका निर्माण किया जाएगा। जरा मैप को देख लेते हैं, उसके बाद से इसके बारे में पढ़ेंगे। यह म्यांमार है, इसकी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा चीन से लगती है, ईस्टर्न बॉर्डर लाओस नामक देश से लगती है, लाओस एक लैंड लॉक्ड देश है आसियान का। उसके बाद से इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो थाईलैंड से लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा में थोड़ा सा जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको बांग्लादेश से लगता हुआ दिख रहा होगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसके मैपिंग के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। पहले यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 1935 एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया। यह एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसका विधिक उद्देश्य भारत को सड़क मार्ग के माध्यम से सीधे म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ना है। यानी कि आप बिल्कुल चले NH पर चढ़े और डायरेक्ट उतरे थाईलैंड में। इतना लंबा पॉसिबल है भाई, हमारे अगल बगल में सारे देशों में हम चाहें तो बाइक से गाड़ी से जा सकते हैं। वो अलग बात है कि संबंध इतने अच्छे नहीं है या इस इलाके के देश इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी कनेक्टिविटी को सही बना सकें। यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर अभी काम चल ही रहा है। इस राजमार्ग की कुल अनुमानित लंबाई मात्र 1360 किलोमीटर है। इससे बड़े बड़े तो हम लोग एक्सप्रेसवे देश में निर्माण करते हैं, मात्र 1360 किलोमीटर है। मुश्किल से 6 से 7 सालों में बन जाना चाहिए था। यह राजमार्ग भारत के मोरेह मणिपुर से शुरू होकर म्यांमार के विभिन्न शहरों जैसे तामू, कालीवा, मांडले से गुजरते हुए थाईलैंड के माईसॉट शहर पर विधिक रूप से समाप्त होता है। भारत का मोरेह, फिर म्यांमार का तामू, कलीवा, मांडले और माईसॉट थाईलैंड तक यह प्रस्तावित ही है। परिकल्पना तो बहुत पहले का है। इस त्रिपक्षीय राजमार्ग का विचार पहली बार 2002 में भारत, म्यांमार, थाईलैंड के बीच आयोजित एक विशेष मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक के दौरान प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद इस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन अभी तक यह वर्किंग कंडीशन में नहीं बन पाया है। इस राजमार्ग के कई हिस्सों का विकास, उन्नयन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत भारत ने म्यांमार में तामू, कलीवा, कोलियमो सड़क का निर्माण कर दिया है
और ऐतिहासिक विधिक पुलों का निर्माण मरम्मत का जिम्मा भी संभाला है। यानी कि कुछ हिस्से तो इसके तैयार हो गए, लेकिन पूरी कनेक्टिविटी अभी भी नहीं बन पाई है। इसके क्या महत्व होंगे? एक्ट ईस्ट नीति का वास्तविक कार्यान्वयन होगा, चीन के भूराजनीतिक संतुलन की ओर हम बढ़ सकते हैं, और भावी विस्तार की भी योजना है। इसको हम बढ़ा करके चाहें तो यहाँ से वियतनाम और सिंगापुर तक ले जा सकते हैं। बाई रोड जा सकते हैं, है ना, कि सिंगापुर से चले और बाय रोड कहाँ पर रुके? तो इजराइल में। संभव है। वो तो इंसान इस तरह के हैं कि नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो बन सकते हैं, लेकिन अपना तो वेस्टर्न बॉर्डर जो ब्लॉकेड है पाकिस्तान के कारण से। तो इस रोड के बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आगे की बात जो है, इसमें इंडिया आसियान ईस्टर्न कॉरिडोर भी कहा जाएगा, जो भारत चाह रहा है कि आसियान के जितने देश हैं उनके साथ हमारी सड़क संपर्क जो है वो बहाल हो जाए। अब इंडोनेशिया के साथ तो नहीं बन सकता ना, समुद्र में है वो। जितने देश का मतलब है जो हमारे अगल बगल में जहाँ पर सड़क के द्वारा हम जा सकते हैं, उनके साथ सड़क संपर्क हमारा कम से कम बहाल हो जाए। लेकिन अब यह दूर की बात है। म्यांमार जब तक अशांत रहेगा तब तक तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। बिहार सरकार की कुछ विभाग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिसमें नाम है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI। हाल ही में पटना में कोडीन आधारित कफ सिरप की लगभग में 7,500 बोतलों को विधिक रूप से जब्त किया गया है। तो ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है इसमें? तो किसकी बोतलें हैं? तो कोडीन आधारित कफ सिरप। तो कोडीन क्या होता है, कोडीन कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, क्यों इसका उपयोग बढ़ गया है, क्यों इसको जब्त की जा रही है, इसके बारे में हम लोग ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। यह शराब का सस्ता विकल्प है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के 1 दशक के करीब पहुंचने के साथ ही युवाओं ग्रामीण क्षेत्रों में कोडीन कफ सिरप एक सस्ते और आसानी से उपलब्ध विकल्प के रूप में उभरा है। इसके कारण लत और अवैध तस्करी के मामलों में भी उछाल आया है। लोग अब जम के कोडीन कफ सिरप की ओर आ रहे हैं। कोडीन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखेंगे। इसे ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बिहार सरकार का एक एक्ट भी है 2016 का, जो मद्य निषेध एक्ट है, जिसके जरिए पहली बार शराबबंदी नीति को नीतीश कुमार ने लागू किया था। उस शराबबंदी नीति में किसी भी चीज़ को सरकार को शक्ति दी गई है कि सरकार चाहे तो किसी भी वस्तु को जो मादक है वो घोषित कर सकती है। तो सरकार ने कोडीन आधारित कफ सिरप को मादक पेय पदार्थ के रूप में घोषित किया, लेकिन इससे 2 चुनौतियां पैदा हो गई। जो सूखी खांसी से ग्रसित लोग थे, जिनको वास्तविकता में ये कफ सिरप चाहिए था, उन्हें तो नहीं मिल रहा है। तो ये दोहरा चुनौती पैदा हो रहा है बिहार सरकार के लिए। जरा समझिए, कोडीन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ओपियोइड, अफीम से निकलता है। ओपियम पॉपी में पाए जाने वाले यौगिक मॉर्फिन से प्राप्त होता है। इसका प्राथमिक उपयोग दवाओं में मुख्य रूप से कफ सब्सटेंट के रूप में किया जाता है, और जो मस्तिष्क के कफ केंद्र जो होते हैं उनको दबा करके आपको खांसी करने के लिए संकेत मिलता है मस्तिष्क से, तो संकेत आप तक नहीं पहुंचने देता है। मस्तिष्क शरीर को इजाज़त नहीं देता है कि खांसी करो, इसलिए शरीर खांसी नहीं करता है। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो मस्तिष्क ही तो इजाज़त दे रहा है, तभी तो हो रहा है। तो मस्तिष्क जो है इस दवा के असर के कारण से, मैं अभी समझेंगे इसके बारे में कि कैसे काम होता है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन आपको मैं समझाने का जो बेसिक चीज़ प्रयास कर रहा हूँ कि मस्तिष्क से जब तक संकेत नहीं मिलेगा तब तक खांसी नहीं होती है। तो सूखी खांसी जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। देखिए क्या है, यह ब्रोंकाइटिस जैसी पुरानी बीमारियों के कारण होने वाली गंभीर सूखी खांसी के लिए डॉक्टरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह सामान्य सर्दी जुकाम के लिए प्राथमिक उपचार नहीं है, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो दवाई पूरे भारत में ही बांटी जाती है। दुकान पर जाओ, दवाई लो और आ जाओ। ऐसा दुनिया के हर देश में नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में खास तौर से इस तरह से नहीं होता। जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा तब तक आपको दवाई नहीं मिलती है। लेकिन भारत में तो चल ही जाता है, एंटीबायोटिक तक लोग दुकान से खरीद के खा लेते हैं। तो सरकार ने कहा है कि भाई ये कुछ विशेष रोगियों के लिए ही था, लेकिन नॉर्मल सर्दी खांसी के नाम पर भी लोग इसे दुकान से खरीदते हैं और उसका नशा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मादक पदार्थ के रूप में वर्गीकरण। बढ़ते दुरुपयोग के कारण से बिहार सरकार ने बिहार निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत
कोडीन सिरप को मादक पदार्थ के रूप में नामित करके इसे विनियामक नियंत्रण को कड़ा कर दिया है और वैध परमिट की इसकी बिक्री कब्जे पर पूर्ण विधिक रोक है, जिसके उल्लंघन पर जुर्माना, सामग्री की जब्ती, कारावास तक का है। बिना वैध परमिट के, जब तक सरकार से आपको परमिशन नहीं मिला हुआ बेचने का, तब तक आप बेच नहीं सकते हैं। अब इस कड़ाई के कारण से बहुत सारे जगहों पर यह मिलना बंद हो गया है। हमारे केंद्र कैसे काम करता है? ओपियोड रिसेप्टर्स से जुड़ाव, बाइंडिंग टू ओपियोड रिसेप्टर्स। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में होता है, जिसमें सारी सूचनाएं जो हैं ऊपर से आती हैं हमारे शरीर को मस्तिष्क से। मस्तिष्क में विशेष रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ओपियोइड रिसेप्टर्स कहा जाता है। कोडीन शरीर में प्रवेश करने के बाद इन रिसेप्टर्स के साथ विधिक रूप से जुड़ जाता है। कोडीन जब शरीर में प्रवेश करता है तो इन रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ जाएगा। अब आगे क्या होगा तो ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। दर्द और खांसी के संकेत को रोकना। जैसे ही कोडीन इन रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है तो यह तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल हैं के द्वारा भेजे जाने वाले पेन एंड खांसी के न्यूरोकेमिकल संकेत जो हमारे मस्तिष्क हमारे शरीर को भेजता है, न्यूरोकेमिकल संकेत जिनको कहा जाता है सिग्नल्स, उसको यह धीमा कर देता है या रोक देता है, जिससे शरीर में रोगी को जो दर्द हो रहा था और पेन हो रहा था खांसने के कारण से, वो दोनों ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो खांसी और उससे जनित पेन मस्तिष्क से सूचनाएं जो आती हैं उसको रोक देता है, जिससे वो रुक जाते हैं। इससे रिलीफ मिलता है पेशेंट को। इस प्रकार से ये काम कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। मस्तिष्क के कफ केंद्र प्रभाव। मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, इसे माडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। इसी हिस्से में हमारा कफ सेंटर मौजूद होता है। इसके बाद से होता क्या है? संवेदनशीलता को कम करना। जब फेफड़ा श्वास नली में कोई सूजन या सूखी जलन होती है तो तंत्रिकाएं माडुला स्थित कफ केंद्र को संकेत भेजती हैं, जिससे हमें खांसी आती है। कोडीन इफ कफ केंद्र के विद्युत संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, परिणाम स्वरूप संकेत जो है वो आता ही नहीं और हम खांसते ही नहीं हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है इसका? कोडीन सीधे तौर पर एक सक्रिय दवा नहीं है। इसे चिकित्सा विज्ञान में प्रोड्रग कहा जाता है। प्रोड्रग इसको कहा जाता है। लिवर एंजाइम की भूमिका होती है इसमें। जब हम कोडीन का सेवन करते, जब आप पीते हैं तो हमारे लीवर यकृत में जाता है, जहां लीवर का एक विशेष एंजाइम जिसे CYP2DS क्या कहा है तो उसको साइटोक्रोम P450 या 2D6 कहते हैं। इस एंजाइम के द्वारा इसको तोड़ करके मॉर्फिन में बदल दिया जाता है। जो हम कोडीन लेते हैं उसके 10% हिस्से को मॉर्फिन में चेंज कर दिया जाता है। 10% हिस्से को मॉर्फिन में चेंज कर दिया जाता है। हमारे शरीर में ये चीज़ होता है लीवर के द्वारा। शरीर में खांसी और दर्द से राहत का असली विधिक कार्य इसी रूपांतरित मॉर्फिन द्वारा ओपियोइड्स रिसेप्टर्स को प्रभावित करके किया जाता है। लेकिन होता क्या है, जब आप इसको पीना शुरू करते हैं तो यह डोपामाइन भी रिलीज करता है। डोपामाइन का मतलब शरीर को यह पसंद आ रहा है। और डोपामाइन जिस भी चीज़ के कारण से रिलीज होता है उसमें लत लगने की संभावनाएं होती है। शरीर को अच्छा महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा, नशे जैसी स्थिति भी बनती है। मस्तिष्क में ओपियोइड रिसेप्टर्स के सक्रिय होने से डोपामाइन खुशी आराम का एहसास करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं का स्राव अचानक बढ़ जाता है। यही कारण है कि लोग मानसिक तनाव या शराबबंदी के कारण इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि शराब और इसका भी काम यही होता है, वो आपके शरीर में डोपामाइन के स्तर को बढ़ा देता है। डोपामाइन का स्तर बढ़ाने के कारण से क्या हो जाता है, आपको आनंद महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होता है। जो कुछ भी आप नशा के रूप में करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, कुछ और हो, वो आपके शरीर में डोपामाइन के स्तर को बढ़ा देता है। डोपामाइन का स्तर बढ़ते ही आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो आज क्या हुआ, आज आपको 10 ग्राम लेने से डोपामाइन आपका रिलीज हो गया। डोपामाइन होता है थेथर। कल वो 10 ग्राम में तो नहीं होगा रिलीज, कल उसको 15 चाहिए, अगले दिन 20 चाहिए। इससे आपकी खुराक बढ़ती जाएगी और आप इसके आदी हो जाएंगे, यानी बिना इसके आपका डोपामाइन रिलीज ही नहीं होगा। इससे आप तनाव में आ जाते। इसीलिए जब किसी को शराब छुड़वाना होता है तो अचानक से बहुत परेशान हो जाता है, हाथ कांपता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये यहीं से उत्पन्न होता है। अब आपको समझ में आ गया है ना। निष्कर्ष इसका क्या है? निष्कर्ष इसका यही है कि सरकार ने और डॉक्टरों ने जो अच्छी चीज़ के लिए बनाया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका एक निष्कर्ष ये भी है कि बिना सोचे समझे तरीक़ों से अगर ज़बरदस्ती बाय फोर्स
किसी चीज़ को बंद कर दिया जाता है तो समाज उसको स्वीकार नहीं करती है। शराबबंदी से शराब पीना बंद नहीं होता है। यही आपको समझाना था मुझे कि शराबबंदी लागू कर देने से शराब पीना बंद नहीं होता है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उन्होंने सोशल रिफॉर्म का सहारा लिया था समाज को किसी चीज़ से दूर करने के लिए, खराब चीज़ों को छोड़ने के लिए, ना कि बाई एक्ट बाई फोर्स लागू कर दो, है ना। तो बाई एक्ट बाई फोर्स जब आप किसी चीज़ को लागू करते हैं, वो भी अचानक से, तो वो बंद नहीं होगा। उसके विकल्प तलाशे जाएंगे, कुछ और विकल्प देखा जाएगा और वो बढ़ेगा ही। कोई कम थोड़ी नहीं हुआ बिहार में शराब पीने वालों की संख्या, उतनी ही है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर ज़रा समझते हैं कि नोएडा के इंजीनियर थे जो गए उत्तराखंड घूमने के लिए, अभिषेक चौहान नाम है इनका। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर इम्पोर्टेंट प्रीलिम के लिए। ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए अभिषेक चौहान जी। अब इनका पता तो नहीं चल पा रहा है। अब देखिए क्या होता है। यह ग्लेशियर समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रैक आमतौर पर 8 दिनों का होता है। चौहान पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक के आखिरी गांव खाती लौट रहे थे, इसी दौरान वो गायब हो गए। बाकी नदी वगैरह में इनके कैमरे वगैरह मिले, लेकिन ये नहीं मिल पा रहे हैं। ज़रा देखेंगे उत्तराखंड के मैप को। एक सवाल यहाँ से प्रीलिम में 2000 प्रीलिम 70 बीपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है या 69 में। उत्तराखंड के ज़िले हैं उत्तरकाशी, 2 मंडल है इसमें। इधर के मंडल को कहते हैं कुमाऊं मंडल, कुमाऊं मंडल है ये, और ये है गढ़वाल मंडल, गढ़वाल मंडल, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये सब किस में आते हैं? गढ़वाल मंडल में आते हैं। और इधर के नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, ये सब जो हैं ये सब कुमाऊं रीजन में आते हैं। 2 डिवीज़न हैं इसके। तो इसको मैप के ज़रा ध्यान से देखिए। उत्तरकाशी है ये चमोली है और ये पिथौरागढ़। ये तीनों जो हैं यह चीन से सीमा लगती है। इनकी तीनों की सीमाएं चीन से लगती हैं। सबसे नीचे का अगर आप ज़िले देखेंगे तो यहाँ पर उधम सिंह नगर आपको दिखेगा, हरिद्वार दिखेगा और यहाँ पर आपको देहरादून और गढ़वाल देखने को मिलता है। यहाँ पर पिथौरागढ़ जो है, और ये जो है पिथौरागढ़, उसके अलावा चंपावत, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, इनकी सीमाएं नेपाल से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है। ये आप ज़रूर ही याद रखिएगा। जरा समझते हैं यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन से जगहों पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरकाशी गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है, यमुनोत्री। चमोली सतोपथ, दूनगिरी। पिथौरागढ़ मिलाम है और रालम है। बागेश्वर पिंडारी और सुंदर डूंगा है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। गढ़वाल मंडल के प्रमुख ग्लेशियर मैंने पहले ही बताया कि 2 मंडल, एक है गढ़वाल और एक है आपका कुमाऊं, ठीक है। अभी तो पहाड़ घूमने जाना बहुत गलत चीज़ है, मतलब फंस जाएंगे आप। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, पूरा उत्तराखंड और हिमाचल सब ब्लॉक हो रखा है, सिक्किम सब ब्लॉक हो। इतना ज़्यादा हीट वेव, गर्मी का सीज़न है और ऊपर से गर्मियों की छुट्टी भी शुरू हुई है, तो सब लोग भाग जाते हैं पहाड़ घूमने, तो पूरा ब्लॉक हो गया है सारा कुछ ही। गढ़वाल मंडल के प्रमुख ग्लेशियर जो हैं, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 से 4 किलोमीटर है। इसका विधिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसके अग्रभाग गौमुख से ही भागीरथी नदी, जो गंगा नदी की मुख्य प्रवाह है, उसका उद्गम यहीं से होता है। गंगोत्री जो है वहाँ से भागीरथी निकलती, फिर उसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती, तब जाकर गंगा का निर्माण होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में है। यह बंदरपूर चोटी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है और यमुना नदी का उद्गम स्रोत यही है। सतोपंथ और भागीरथ खरक ग्लेशियर चमोली में है। बद्रीनाथ के ऊपर स्थित यह हिमनद अलकनंदा नदी को जल प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहीं से स्वर्ग रोहिणी का मार्ग जाता है, स्वर्ग का मार्ग, जो पहले गोदी मीडिया ढूंढ भी रही थी। यह भिलांगना नदी का उद्गम स्थल है। खंतलिंग ग्लेशियर यह टिहरी रुद्रप्रयाग जिले में है, जो आगे चल करके भागीरथी में मिल जाती है भिलांगना। कुमाऊं मंडल में पिंडारी ग्लेशियर है, बागेश्वर जिला में। उत्तराखंड का दूसरा सबसे प्रसिद्ध और पर्यटकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय ग्लेशियर है। 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है और यहीं पर गए थे अभिषेक चौहान जी, जो मिल नहीं रहे हैं। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, मिलाम भी कह देते हैं इसको। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है, लगभग 16 किलोमीटर लंबा। इसमें गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है, जो आगे चल करके काली नदी में मिल जाती है। भारत चीन सीमा के विधिक रणनीति कूटनीति के करीब ही यह स्थित है, पिथौरागढ़ में। कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर में। यह पिंडारी ग्लेशियर के दाईं ओर स्थित है, इसको जरूर ही
याद रखिएगा इन सारे ग्लेशियर को, बाकी इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में नामदफा का नाम सुना होगा आपने। नामदफा बहुत ही फेमस अभयारण्य है। तो नामदफा में 110 वर्ष के बाद एक ड्रैगन फ्लाई मिला है, एक कीट पतंगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतना छोटा पतंगा ढूंढते कैसे हैं कि ये बाकी पतंगों से अलग है। बड़े अद्भुत वैज्ञानिक होते हैं। तो 110 सालों के बाद यह पतंगा देखा गया। तो इसके बारे में अब पूछा जा सकता है, क्योंकि यह भाई 110 सालों बाद भारत में देखा गया है। लॉन्ग टेल्ड इसको कहा जाता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। एक असाधारण कीट जिसे आखिरी बार 110 वर्ष पहले 1914 में प्रलेखित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में फिर से देखा गया है ना। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में। यह स्थान उसके पहले विधिक रिकॉर्ड वाले क्षेत्र से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इससे पहले जो 110 साल पहले इसको देखा गया था, वहाँ से 600 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इसने अपना जगह भी बदल लिया और 110 साल पहले जहाँ पर हमने देखा था उससे काफ़ी हट के जगह पर हमें यह मिला है। इसका सामान्य नाम जो है लॉन्ग टेल्ड डॉस्क हॉकर इसको कहा जाता है, ये जरूर याद रहेगा। इस कीट की प्रजाति को अंतिम बार 1914 में भारत के तात्कालिक अबोर हिल्स क्षेत्र से वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया गया था। अबोर हिल्स में यह इसको देखा गया था। अब इसको अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में देखा गया है। कई सारे साइंटिस्ट शामिल थे। इन साइंटिस्ट का नाम एक बार तो कम से कम पढ़ ही लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चीफ रही हैं उनके बारे में भी पूछा उन्होंने। इस पुनर्खोज से जुड़े विधिक और वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्रतिष्ठित समीक्षा पत्रिका जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टेक्सा में प्रकाशित किया गया। इस प्रजाति को अक्टूबर 2024 में देवान नामक स्थान पर देखा गया, जिसकी पुष्टि स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में खींची गई तस्वीर से हुई थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इसको कहाँ पर देखा है? तो इसको अभी देखा नामदफा में। लॉन्ग टेल डॉस्क हॉकर में 2 संयुक्त आँखें होती है। अब इसकी विशेषताएं जरा ध्यान से पढ़िए, जिनमें प्रत्येक में हजारों सूक्ष्म लेंस और फोटो रिसेप्टर क्लस्टर पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर क्लस्टर पाए जाते हैं। अब इतने सारे लेंस के कारण से इसका 360 व्यू होता है, यानी कि मैं इधर देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी एक साथ देख सकता हूँ अपने ठीक पीछे ही। 360 यानी कि चारों तरफ यह देख सकता है। हम तो केवल सामने देख सकते हैं, हमारा तो 180 होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इसका 360 होता है, यह पीछे भी पूरा कवर कर सकता है। यह हवा में बिल्कुल स्थिर रहने में भी सक्षम होता है। कीट पतंगे भी हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा इस दुर्लभ प्रजाति को असम, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में भी दर्ज किया जा चुका है। ओडोनाटा ऑर्डर और भारत की जैव विविधता जरा समझेंगे। इस प्रजाति के भारत में करीब में 504 प्रजातियां पाई जाती हैं। 27 उप प्रजातियाँ भी हैं। इनकी एक खासियत ये होती है कि मीठे पानी का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें यह शिकारी भी होते हैं और शिकार भी होते हैं, जो इनके संतुलन बनाने की क्रिया के कारण से बड़ा ही अद्भुत माना जाता है। दुनिया भर में कुल 693 जेनेरा के तहत 6442 प्रजातियां मौजूद हैं। भारत में 504 प्रजातियां हैं, 27 उपप्रजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनमें से 110 प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा इनका मौजूद है। आवास के बारे में अगर बात करेंगे तो नामदफा नेशनल पार्क है। यह दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई जैव विविधता से समृद्ध नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में ढूंढा गया है। नामदफा जाएंगे तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के इस जगह पर स्थित है। इस जगह पर आपको देखने को मिलता है नामदफा के बारे में। नामदफा के बारे में यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिए कहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए, जो कहते हैं साउदर्न सूडान सिविलियन वॉर एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के रूप में जाना जा रहा है इसको। साउदर्न सूडान जो है सूडान से अलग होकर के एक देश बना था, लेकिन 2 लोगों के महत्वाकांक्षा और 2 लोगों के कारण से यह पूरा देश पिस रहा है। एक बार में हज़ारों हज़ार लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये जो लोग मर रहे हैं अफ्रीका के हैं, इसलिए दुनिया में चर्चा नहीं होती, पता नहीं चलता। यूक्रेन में कोई मर जाए तो पता चल जाता है, इजराइल में कोई मर जाए, गजा में कोई मर जाए तो पता चल जाता है। अफ्रीका के लोगों को पृथ्वी ने इंसान माना ही नहीं है। तो वहाँ पर एक बार में सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन जीरो कवर होता है। कहीं पर भी न्यूज़पेपर में छोटा सा आपको नीचे दिखेगा। दक्षिणी सूडान दुनिया के सबसे नया देश है
दया देश में से एक है, जिसका गठन केवल 15 वर्ष पहले वर्ष 2011 में हुआ था। यह देश 1956 में ब्रिटिश और मिस्र के उपनिवेशिक शासन के समाप्ति के बाद रिपब्लिक ऑफ सूडान से एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद एक अलग हुआ और इसने अपना नाम रखा साउथ सूडान। सूडान उत्तर में है, जिसकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं और यह उसके दक्षिण में स्थित है, इसलिए साउथ सूडान इसको कहा जाता है। गृह युद्ध की शुरुआत स्वतंत्रता के समय साल्वा कीर राष्ट्रपति और रीक मासर उपराष्ट्रपति बने। अब इन्हीं दोनों के युद्ध के कारण से सारा बंटाधार हो गया यहाँ पर। दिसंबर 2013 में राष्ट्रपति कीर ने मासर पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया। राष्ट्रपति ने कहा कि उपराष्ट्रपति हमारी कुर्सी चाह रहे हैं, जिससे दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई भड़क गई और देश एक अचानक गृह युद्ध की चपेट में आ गया। यानी कि उन्होंने देश जो बनाया था वो किसी लोगों के लिए नहीं बनाया था, बल्कि अपने लिए बनाया था कि हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने रहें। बाद में तख्ता पलट इत्यादि चीज़ों के कारण युद्ध मचा। वो तो आराम से अपना लेविश लाइफ जीते हैं, बाकी मर कौन रहे? तो सामान्य जनता। यह गृह युद्ध राजनीतिक होने के साथ साथ गहरी जातीय विभाजन पर भी आधारित है। राष्ट्रपति जो हैं वो डिंका समुदाय से बिलोंग करते हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं वो नुएर समूह से बिलोंग करते हैं। अब इस जातीय विभिन्नता के कारण भी वहाँ पर यह वर्चस्व का युद्ध जो था वो आम युद्ध में बदल गया। डिंका समुदाय एक आदमी के साथ हो गया और नायर समुदाय जो है वो दूसरे आदमी के साथ में हो गया। अब दोनों लोग लड़ रहे हैं, बाकी ये दोनों अपने महल में बैठे हुए हैं, है ना। विफल शांति समझौता 2018 में दोनों पक्षों के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत मासर को फिर से उपराष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि चुनाव करने, सशस्त्र समूहों को निरस्त करने, युद्ध अपराधियों को दंडित करने जैसे मुख्य विधिक प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, जिससे तनाव सुलगता रहा। नवीनतम जो है 2025 मासर का समर्थन करने वाले मिलिशिया समूह व्हाइट आर्मी, जो उपराष्ट्रपति था उसका समर्थन करने वाला व्हाइट आर्मी कहलाते हैं, का सेना के साथ हिंसक टकराव हुआ। इसके बाद मासर को घर पर नज़रबंद कर दिया गया, उन पर देशद्रोह व हत्या के विधिक आरोप भी लगाए गए। मार्च 2025 शुरू हुआ यह खूनी संघर्ष लगातार जारी है, जिसमें हजारों हजार लोग मारे जा चुके हैं। इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि गजा से और यूक्रेन से ज़्यादा लोग साउथ सूडान के संघर्ष से मारे गए हैं, लेकिन उसके बारे में कहीं पर वार्तालाप तो होती ही नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे बच्चे भी कुपोषित हो गए, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है ये हिस्सा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। UNMISS मिशन, UN मिस मिशन और भारत का विधिक सहयोग, भारत यहाँ पर शामिल है। भारत ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में अपनी सेनाएं भी तैनात की है। भारत के कई सारे सेनाओं को सम्मानित भी किया गया, हमारे जो आर्म फोर्सेज के लोग हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन, शांति मिशन की स्थापना 8 जुलाई 2011। यह सवाल पूछा जा सकता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1996 के तहत की गई थी। हालिया प्रस्ताव 2820-2026 के तहत इसका मुख्य अधिशेष नागरिकों की रक्षा करना, मानवीय सहायता, सुरक्षित वितरण का मार्ग प्रशस्त करना और मानवाधिकार के उल्लंघन की निगरानी करना बनाया गया है। द्वितीय सबसे बड़ा सैन्य योगदान भारत इसमें दे रहा है। भारत से ज़्यादा जो सैन्य योगदान दे रहा है वो नेपाल इसमें दे रहा है। भारत इस मिशन में सेना भेजने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 31 मार्च 2026 तक भारत के 4268 शांति सैनिक यहाँ पर मुस्तैद हैं। इससे अधिक केवल नेपाल ने अपने सैनिकों को भेजा है वहाँ पर। भारतीय नागरिकों को सर्वोच्च विधिक सम्मान भी यहाँ पर दिया गया है। 2 वर्ष भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया गया, 2 बार, 2 वर्षों में। नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान नाम है इनका, जो पिछले वर्ष दक्षिणी सूडान में शांति स्थापना के दौरान विधिक रूप से वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लांस हवलदार हरभजन सिंह, जिन्हें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अपनी विधिक सेवा देते हुए देश का गौरव बढ़ाया और सर्वोच्च बलिदान वहाँ पर भी दिया था। तो इन दोनों सैनिकों को भी पुरस्कृत किया गया। निष्कर्ष इसका ये है कि आप देश भले अलग करके बना लें, लेकिन उससे पॉलिटिकली देश अलग होता है और पॉलिटिकल सीमाएं देश नहीं होती हैं। देश बनता है लोगों से। तो अगर लोग आपके खुश नहीं हैं तो पॉलिटिकल सीमा बना करके आपको क्या करना है? अचार डालना है क्या उसका? दक्षिण सूडान अगर सूडान से अलग ही हो गया लेकिन गृह युद्ध में फंसा हुआ है तो क्या मतलब बनता है इस तरह के देश के निर्माण का, है ना। तो देश ये बनाया गया था मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिमी बहुत सारे देश और ये जो 2 लोगों के नाम आपको बताएं इनके महत्वाकांक्षाओं के कारण, ताकि यहाँ के लोगों का शोषण करके यहाँ की जो अपार खनिज संपदा है उसका दोहन किया जाए, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है नावीडिया न्यू चिप टू री इन्वेंट पीसीज फॉर एआई एरा। क्या है भाई ये? तो नावीडिया ने एक ऐसा चिप बनाया है जिसके कारण से एप्पल, इंटेल और एएमडी इन सब की रात की नींदें उड़ गई हैं। रात में छोड़ो, दिन में भी अब इनको नींद नहीं आएगा। एनवीडिया का नया प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है क्या, अभी तक जो आप एआई का उपयोग करते हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड या और भी बहुत सारे हैं, किसी का भी उपयोग आप करते हैं तो वो क्लाउड से डेटा उठा करके प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है, जिसके कारण से टाइम ज़्यादा लगता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि परफॉर्मेंस भी धीमा होता है। और क्लाउड जो है, जो जगह जगह डेटा सेंटर पर, उन पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के जो चिप हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इस प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में ही प्रोसेस कर पाएँ, लोकलाइज प्रोसेस जिसको कहते हैं हम लोग। तब इन्होंने एक ऐसा चिप बनाया है जो अब इस काम को भी कर देगा, क्लाउड पर निर्भरता को कम करेगा। तकनीकी दिग्गज नावीडिया ने ताइपे में आयोजित कंप्यूटेक्स व्यापार में अपने नए प्रोसेसर आर्किटेक्चर का अनावरण किया। यह तकनीक सीधे लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में उन्नत एआई क्षमताएं प्रदान करेगा। इसको बनाने में इन्होंने कहा है कि हमें 30 साल लगा है। यह कदम नावीडिया को व्यक्तिगत कंप्यूटिंग बाजार में एडवांस माइक्रो डिवाइसेज एएमडी, इंटेल, एप्पल के सीधे विधिक और तकनीकी मुकाबले में खड़ा कर देगा। एप्पल तो वैसे ही एआई रेस में कब का पिछड़ चुका है। एप्पल का अगर आपके पास में फ़ोन है तो आपको भी एप्पल फ़ोन का इंटेलिजेंस एआई वाला नहीं मिलेगा। जैसे सैमसंग में मिल जाता है आपको, तो वो एप्पल में नहीं मिलता। एप्पल तो एआई रेस में बहुत पीछे रह गया है, जिस प्रकार से भारत एआई रेस में बहुत पीछे है, उसी प्रकार से नावीडिया के सीईओ ने कहा कि हमने एक बनाया है जिसका नाम है RTX स्पार्क पीसी चिप। RTX स्पार्क पीसी चिप। नावीडिया ने इस चिप को ताइवान के सेमीकंडक्टर कंपनी मीडिया टेक की सहायता से विकसित किया। यह क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भर रहने वाला के बजाय एआई एजेंट को लोकल ऑन डिवाइस, जैसे ये जो टैब है इसमें भी एक चिप लगा हुआ है, इसमें मेमोरी है, जैसे आपका फ़ोन में एक चिप लगा हुआ है, मेमोरी है, जैसे आपके कंप्यूटर में इंटेल का चिप लगा होगा, AMD का, और उसमें एक मेमोरी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी प्रकार से यह लोकल ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग को मजबूत करेगा। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलाने के लिए डिज़ाइन की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ 3 वर्षों के सहयोगात्मक अनुसंधान के बाद इसे एआई युग के लिए पीसी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के रूप में पेश किया गया है, क्योंकि एआई एजेंट्स जो आ रहे हैं, अब एआई एजेंट्स जो आ रहे हैं उनको चलने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले चिप चाहिए। सेमीकंडक्टर चिप होता है गुरु, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग कह देते हैं। जैसे इंटेल के i3, i5, आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन लगा होगा प्रोसेसर, या कोई भी हो सकता है, तो वो प्रोसेसर जो है वही सब कुछ होता है। तभी जैसे मैं जो लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ उसमें i5 है ना। अब कोडिंग जो लोग करते हैं या कई बार अगर डेवलपमेंट वगैरह काम करते होंगे तो आपको उससे भी उन्नत दिया जाता है ना। तो इस प्रकार के चिप जो होते हैं वो भी इन एआई एजेंट्स को चलाने के लिए कैपेबल नहीं थे। तब इस चिप के कारण से लोकलाइज स्तर पर ही प्रोसेस करके हम एआई एजेंट्स का उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए इसका इतना ज़्यादा महत्व, यह टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसके कारण से कंप्यूटर का जो युग है, पर्सनल कंप्यूटर का युग, वो अब एआई एजेंट वाला युग के रूप में बदलने जा रहा है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज ढेर सारे हमने टॉपिक कवर किए, इसलिए 38 मिनट का वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। PDF जो होता है पेड PDF में ग्रुप में देता हूँ। वीडियो अपने चैनल पर सारे फ्री में अपलोड होते हैं। GS के बाकी चीज़ों के कैसे आते हों, कहाँ से आते हैं, कोई मुझे भेजता तो नहीं है ना। तो PDF के लिए इसलिए पैसा देना पड़ेगा आपको, पेड है। बाकी वीडियोज़ तो फ्री में ही होते हैं। अब वो भी मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता हूँ। सारा कुछ फ्री में हो जाएगा तो ये चैनल फिर बंद हो जाएगा, कैसे सस्टेन करेगा कुछ भी, है ना। तो अगर आपको जुड़ना हो तो पेड PDF में जुड़िएगा, वहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर ही मिलेगा, मंथली कंपाइलेशन भी मैं देता हूँ, इन्हीं को कंपाइल करके एक साथ करके दे देता हूँ, तो भी आपको मिल सकता है, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। लेना हो तो मुझे बताइएगा, नहीं तो आप वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।